हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी यूनिट्स पढ़ी थी। आज हम उससे अगले वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वह करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, दिस इज denoted by J। व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी क्या है? देखिए, सपोज there is a conductor. This is cross sectional area of conductor. Flowing current through this cross sectional area is I. Area is delta S. So we can say that how many current flows through this area, but per unit area. Current flowing is I. Area is delta S. The current flowing per unit area, this is said to be current density. ये हमारे पास में करंट डेंसिटी का जो है वो डेफिनेशन बन गई। तो अब आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो टाइटल डाल लिया होगा, करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? हम जे से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन लिखिएगा। क्या कहती है डेफिनेशन? देखिए, the current density is defined as the current density is defined as the current flowing flowing per unit area of cross section in per unit area of cross section in the normal direction, तो फिर कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं? पर यूनिट एरिया इन द नॉर्मल the current density is defined as the current flowing per unit area of cross section in the normal direction. Now suppose this is conductor, this is cross sectional area delta S. Flowing current through this area is I. Then we can write current density J equal I upon delta S। ये आपके पास बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द नॉर्मल डायरेक्शन। नोट कीजिए। नेक्स्ट, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं करंट डेंसिटी के विद रेस्पेक्ट, तो वो हम यहां पर 1 by 1 ले रहे हैं। तो वी टेक फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिएगा, ये सपोज कीजिए कि हमारे पास में जो है कंडक्टर है और इस में जो फ्लोइंग करंट है
वो करंट आई है, बट यहां जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था। लेकिन अब इस केस में नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल करंट की डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल बनाएगा, डेल्टा एस, वो थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन है आई। तो फिर उस केस में नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा, ठीक है। तो फिर डेल्टा एस का करंट की डायरेक्शन में कितना जो है वो इफेक्ट है, तो दैट इज डेल्टा एस कॉस थीटा। ये सपोज कीजिए कि पहले वाली कंडीशन है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, बट इफ वी incline this area at an angle theta with the direction of current, in this situation ये जो हमारे पास में एरिया है, इस एरिया का जो नॉर्मल है वो इस करंट की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है। तब डेल्टा एस का इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में, इस करंट की डायरेक्शन में कितना इफेक्ट होगा, डेल्टा एस कॉस थीटा। तो फिर इन दिस सिचुएशन करंट डेंसिटी J equal, now you can write I a delta S cos theta, but if we move this cross sectional area in dotted line then theta will be 0 और theta will be 0, delta S cos 0 1, तो फार्मूला अगेन J equal I upon delta S आ जाएगा। तो वो तो कब, जब डॉटेड वाली जो लाइन है उसके करस्पॉन्डिंग यदि आप करंट डेंसिटी लेना चाह रहे हो तब तो डेल्टा एस ही आएगा, क्योंकि उसका नॉर्मल करंट की डायरेक्शन में है। लेकिन आप इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर कर रही हैं, तब डेल्टा एस के साथ में कितनी करंट डायरेक्शन बना रही है, तब थीटा डायरेक्शन पे जो है डेल्टा एस है, तो फिर इसका इफेक्ट डेल्टा एस कॉस थीटा होगा। इन दिस सिचुएशन करंट डेंसिटी को हम ऐसे लिखेंगे, चलिए, और मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर दूं और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दूं, तब जे इक्वल आई अपॉन डेल्टा एस आ जाएगा। देन यू कैन राइट एज J I equal J delta S cos theta. Now I equal J vector dot delta S vector. Current density is a vector quantity. तो फिर यहां आपके पास में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी बन जाता है कि I जो है वो J डॉट डेल्टा S है। इन जनरल वे you can write as I equal J dot A एरिया है, तो फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हम इस फॉर्मूले को J इक्वल आई अपॉन डेल्टा एस को ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगले वाली इंपॉर्टेंट बात क्या आती है वो देखिए नेक्स्ट, वो ये है, जनरल वे में हम ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज देयर इज ए कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, देयर इज क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, बट हियर द क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकम्स A2, देयर इज A2, क्लियर। नाउ करंट इसमें से फ्लो हो रही है, तो करंट जो फ्लो होगी वो करंट आई है, क्योंकि ये एक एमीटर यहां, इफ वी कनेक्ट फर्स्ट एमीटर हियर एंड सेकंड एमीटर हियर, देन द रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी सेम फॉर बोथ साइड्स, दोनों के लिए एमीटर की वैल्यू सेम होगी। इट मींस यू कैन से दैट करंट आई एट दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड करंट विल बी आई फॉर दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। Current does not depend upon cross sectional area of the conductor. करंट जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करती, तार के मोटे और पतलेपन पर करंट डिपेंड नहीं करेगी। तो आई की वैल्यू दोनों जगह क्या हो गई, सेम हो गई। लेकिन आई इक्वल जे ए फॉर फर्स्ट केस, इस फॉर्मूले का मैं यूज करूं, देयर विल बी आई, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A1, then corresponding current density will be J1,
Now add second and current, there is also I, but there is cross sectional area A2, corresponding to this current density will be J2. इससे मतलब ये निकला कि सपोज कीजिए कि यह एरिया का क्रॉस सेक्शन कम है 3, तो ये 4 है, तो करंट 4 3 या 12 एम्पियर. बट हियर इफ वी इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 to 4, देन करंट डेंसिटी बिकम्स 3, अगेन 4 into 3 12 बन जाएगा. तो करंट तो सेम हो जाएगी, 12 है, बट जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका जो है वो बढ़ जाएगा वहां करंट डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. इट मींस यहां एक इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आई, वो क्या देखिए, तो यहां लिख सकते हैं हम J1 इक्वल A1 इक्वल J2 इक्वल A2, J2 into A2 इक्वल I. ठीक है. अब क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकला देखिए, फ्लोइंग current does not depend upon cross sectional area of conductor, but current density is current density changes accordance with cross sectional area. ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करोगे तो करंट डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, बट करंट डज नॉट चेंज, करंट चेंज नहीं होती. तो नोट करते जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. और करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी भी है. ठीक है. नाउ अगले वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है वो देखिए. अगले वाला फैक्ट है करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. The SI unit of current density J. क्या होगी SI यूनिट? J इक्वल I अपॉन डेल्टा S था, I एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, सो वी कैन राइट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. तो फिर ये आपके पास आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी क्या लिखा जाए? देखिए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, एम्पियर ए, लेंथ L2, देन M0, L-2, T0 और A1. डायमेंशनल फार्मूला हो गया. तो M0, L-2, T0, A1. तो फिर यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, करंट डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, वो आपने इस लेक्चर के अंदर देखा. नाउ अगे नेक्स्ट जो आर्टिकल हम लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. तो राइट डाउन
drift velocity. Drift velocity. Derive an expression for, to find out expression for drift velocity. Expression for drift velocity. Expression for drift velocity. Expression for drift velocity. तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? देखिए इसे हम समझते हैं. सपोज देयर इज ए कंडक्टर. क्लियर? बट देयर we do not connect this conductor with any electric source or battery. So we can say that there is no electric field in this conductor. E equal 0. But metallic conductor has many electrons in it. These electrons are in motion due to thermal or room temperature energy. So there are many electrons in this conductor. तो ये कोई कंडक्टर है, इसमें मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में ले रहा हूं. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मूवमेंट करते हुए है. चलिए, बट the motion of these electrons are randomly. कोई इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, किसी की मूवमेंट इधर है, किसी की मूवमेंट इधर है. तो ये रैंडमली मूवमेंट है. बट ड्यू टू थर्मल एनर्जी इनके पास में अपनी जो है वो थर्मल वेलोसिटीज भी होंगी. थर्मल वेलोसिटीज जो होंगी, थर्मल वेलोसिटीज जो हैं वो यहां, जैसे इसकी थर्मल वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है इस इलेक्ट्रॉन की, इसकी नेगेटिव है, इसकी डाउनवर्ड्स जो है इसकी इस साइड में. तो इन सबका यदि हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0. तो फिर हम यहां क्या लिख सकते हैं? इन फिगर there is a metallic conductor having many electrons in it. These electrons are in random motion in the absence of external electric field. In the absence of electric field. ठीक है? तो random motion, electric field. The random motion is due to thermal energy. The random motion of electrons due to the random motion of electrons the random motion of electrons are present due to thermal energy.
क्लियर? तो अब हम यहां से जो है एक बात हम देखें, दोबारा मैं बोल रहा हूं, देयर इज ए metallic conductor having many electrons in it. These electrons are in random motion in the absence of external electric field. The random motion of electrons are present due to thermal energy. लेकिन एक बात है कि एवरेज वेलोसिटी जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की वो जीरो होगी, क्योंकि किसी की पॉजिटिव किसी की नेगेटिव, और यदि सभी इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटीज को ऐड करके और उनके नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जीरो आएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the thermal velocity of electrons is zero due to random motion. So you can write U average, this is equal to 0. This is equation first. तो हम इक्वेशन फर्स्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब हम इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि कोई किसी से और कोई किसी से जो है वो कैंसिल आउट होता जा रहा है, ठीक है? नाउ यदि हम इस कंडक्टर के एंड्स के ऊपर और इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्ट कर दें तो अगले वाली बात करते हैं, यहां तक आप नोट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट जो है बात पर आता हूं। तो क्या है नेक्स्ट बात देखिएगा, ये हमारे पास में जो कंडक्टर था, इस कंडक्टर के जो एंड थे उनको हमने इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब ये पॉजिटिव आयन है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन ये मूव करने लग गए, ये पॉजिटिव पोर्शन बन गया, ये नेगेटिव पोर्शन बन गया। तो फिर क्या कहेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया या इसको हम कनेक्ट करते हैं तब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स या इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स से जो है एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन से जो है उनकी वेलोसिटी चेंज होती है और वो मूवमेंट करने लगते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे, व्हेन वी कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक सोर्स at the end of conductor, then electric field E produces in it। जैसे ही हम कोई सोर्स कनेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूसेस इन इट। तो फिर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
F equal, what is general formula? F equal QE, but charge on electron minus E, so you can write minus EE minus EE. इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो नाउ यू कैन राइट F इक्वल माइनस EE. दिस इज इक्वेशन सेकंड. E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? उसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा. तो बाय यूजिंग न्यूटन से सेकंड लॉ. तो व्हाट इज सेकंड लॉ? F इक्वल ma. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m mass of electron, A acceleration produced in electron, acceleration of electron. इसका मतलब जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट की, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस हुआ. इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया. तो फिर उस केस में हम लिख सकते हैं F इक्वल ma. तो बाय यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. तो सेकंड और थर्ड का जब यूज करेंगे तो क्या करें? दोनों को इक्वेट कर दें. ठीक है, सेकंड और थर्ड दोनों को इक्वेट कर दें. एम ए वेक्टर इक्वल माइनस ई वेक्टर. तो एक्सलेशन कितना आया? एक्सलेशन आया माइनस का ई बाई एम. ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास में 4. तो इतना एक्सलेशन जो है वो प्रोड्यूस हुआ किसमें? इलेक्ट्रॉन में. लेकिन इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या कहती है? ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज कांस्टेंट, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. यदि हमने कांस्टेंट वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट की है तो E भी कांस्टेंट होगा. और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट. सो वी कैन से दैट राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन विल बी कांस्टेंट. तो फिर हम कह सकते हैं क्या? राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज कांस्टेंट. देयर इज राइट हैंड साइड of equation 4 is constant. It means, इसका मतलब क्या निकला? It means electron experiences a constant acceleration or uniform acceleration. Constant acceleration. कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है. ये हमें इक्वेशन 4 कहती है. एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है एक्सपीरियंस करता है. ठीक है. अब हम किसी इलेक्ट्रॉन को टारगेट करें कि उस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी सपोज कीजिए कि u है और वो इतना एक्सेलरेशन जो है वो एक्सपीरियंस करता है और वो t टाइम के बाद में ये कॉलिजन से दूसरी सक्सेसिव कॉलिजन करता है. मतलब यहां से वो यहां तक जाता है. तब उसकी जो है हम ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? हम जो हमारे पास में जो इक्वेशन है मोशन की उसका हम यूज कर रहे हैं. तो यहां हम लिख रहे हैं इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द conductor having initial thermal velocity u, क्या लिखा मैंने? इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर हैविंग इनिशियल थर्मल वेलोसिटी u. ठीक है.
experiences an acceleration a, then final velocity after time t v equal u plus at. दिस इज इक्वेशन नंबर 5th. यहां t क्या है? द टाइम elapsed इन बिटवीन टू सक्सेसिव collision. ठीक है, तो अब हम जो है इसके बाद में कल करेंगे. आज इतना ही. थैंक यू.